देखो क्वेश्चन बोलना कल वाला। How many ATPs will be produced when one molecule of palmitic acid is completely oxidized? 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मेटिक एसिड। Completely oxidized. हाँ, जब भी वर्ड आए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड मतलब NADH और FADH2 भी ATP बनाएंगे। जब तक कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ना बोले तो NADH और FADH2 कंसीडर नहीं करना ATP के लिए। तो देखो पाल्मिटिक एसिड की बात की है। पाल्मिटिक एसिड जो है उसमें कितने कार्बन थे? 16। कितने कार्बन थे? 16। हमने देखा था जितने कार्बन है उससे आधा बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेंगे? उससे आधे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। तो 16 पाल्मिटिक एसिड है। तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम में? 16 नहीं है, एक मॉलिक्यूल है पाल्मिटिक एसिड का, उसमें कार्बन कितने हैं? 16। तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे? 8। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। सबका ध्यान यहाँ हो। अब एक एसिटाइल कोएंजाइम में, ये एसिटाइल कोएंजाइम में आगे कहाँ एंटर करता है? TCA साइकिल में। कहाँ एंटर करता है? एक एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में कितने ATP बनाता है? ये मैंने कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बोला हमने। एक एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में कितने ATP बनाता है? उधर बैठ जाओ लास्ट में जाके, हाँ, ताकि पूरा फोकस यहाँ रहे। चलो, एक एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में कितने बनाता है? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बोल रही हूँ तनिष मैं। जब तक तुम पिछला रिवाइज नहीं करोगे इस चैप्टर में तुम्हें आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। एक TCA साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितने ATP बनाता है? टोटल कंप्लीट 12 बनाता है ना? कितने बनाता है? 12। अब कितने होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम में कितने हैं? 8। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने हैं? 8 हैं। 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बने हैं, मतलब एक में 12 बन रहे हैं। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में कितने ATP बनाएंगे? 96। कितने ATP बनाएंगे? 96। ये तो हमने किससे देख लिया? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। पर अगर तुम्हें याद हो पायरुवेट ऑक्सीडेशन में मैंने तुम्हें बताया था NADH बनेगा और FADH2 बनेगा। अगर यहाँ पे 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बने तो कितने राउंड होंगे ऊपर? 7। कितने राउंड होंगे? 7 राउंड होंगे। एक राउंड में कितने NADH? एक राउंड में एक NADH। 7 राउंड में 7 NADH। 7 राउंड में 7 FADH2। अब एक NADH कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके कितने ATP बनाता है? 3। कितने बनाता है? 3। एक FADH2 कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके कितने ATP बनाता है? 2। मतलब इनके टोटल ATP एक राउंड में, टोटल ATP एक राउंड में कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5 ATP। पर टोटल राउंड कितने हैं? 7। मतलब यहाँ से कितने ATP आएंगे? 35। कितने ATP आएंगे? 35। 96 ये थे और 35 ये, तो 96 प्लस 35 कितने हो गए? 131। बट इससे ऊपर अगर तुम्हें याद हो तो ATP से बना था AMP। ATP से क्या बना था? AMP। मतलब कितने फॉस्फेट के बॉन्ड टूटे थे? 2। कितने बॉन्ड टूटे थे? 2। मैंने तुम्हें कहा था जितने बॉन्ड टूटे मतलब उतने ही ATP यूज हुए हैं। तो कितने ATP यूज हुए होंगे? 2। कितने ATP यूज हुए होंगे? 2। बने इतने और यूज कितने हो गए? 2। तो नेट गेन कितने का हुआ होगा? इसमें से 2 माइनस कर दो, मतलब कितने बचे? 129। आया समझ? किस किस का देखना है? एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का है ना। एक एसिटाइल कोएंजाइम में 12 बनाता है, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनाएंगे? 96। एक NADH 3 बनाता है, एक FADH2 2 बनाता है, 5 हो गए टोटल। 7 राउंड है तो टोटल ATP 7 5 35। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 35। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, पर 2 ATP ऊपर यूज भी हो गए थे तो ठीक है। अब ध्यान रखना इन्होंने एक मॉलिक्यूल बोला है, किसका था? पाल्मिटिक एसिड का। जितने मॉलिक्यूल बोले उस हिसाब से सॉल्व करना। यहाँ जितने कार्बन होंगे उसका हाफ एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। ठीक है, अब इसको लिख लो। उसके बाद अगला सेम क्वेश्चन तुम सॉल्व करना विद स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड में यहाँ कितने कार्बन है? हाँ,
18। स्टीरिक एसिड से सॉल्व करो सेम क्वेश्चन। इसको पोज कर दो भूमिका, तब तक पोज करना। देखो नेक्स्ट हमने सेम क्वेश्चन लिया है, बस फैटी एसिड बदल दिया। पहले पाल्मिटिक एसिड लिया था, पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन? 16। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड जो है ये भी एक फैटी एसिड, और इसमें कार्बन कितने होंगे? 18। कितने कार्बन होंगे? 18 कार्बन होंगे। अब अगर इसके अंदर 18 कार्बन है तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बने होंगे? 9। कितने एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे? 9। एक एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में जाके 12 एटीपी बनाता है, तो 9 एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे 12 इंटू 9 यानी 108 एटीपी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर 9 एसिटाइल कोएंजाइम में बने तो राउंड कितने होंगे? 8। कितने राउंड होंगे? 8 राउंड होंगे। अब एक राउंड में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था NaDH और FADH2 के मिला के कितने एटीपी थे? 5। कितने थे? 5। 3 इसके और 2 इसके, टोटल 5 एटीपी थे। एक राउंड में 5 बनते हैं, तो 8 राउंड में कितने बने? 40। कितने एटीपी बने? 40 एटीपी बने। इनको प्लस करो, कितना आएगा 40 और 108 को? 148। पर 2 एटीपी यहाँ भी यूज होंगे, क्योंकि एटीपी से बनेगा AMP, एटीपी से बनेगा AMP, मतलब 2 एटीपी यूज हो गए। तो 148 माइनस 2 146। मतलब जब एक स्टीरिक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो कितने बनेंगे? 146। पर अगर मैं कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ना बोलूं तो हम किस किस को काउंट करेंगे? यहाँ 9 एसिटाइल कोएंजाइम में है, 9 एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में जाके कितने एटीपी बनाएंगे? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं बोला मैंने। एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक साइकिल में बस एक एटीपी बनाता है, तो 9 एसिटाइल कोएंजाइम में एक साइकिल में बस 9 एटीपी बनाएंगे। ठीक है। NaDH FADH2 का कोई रोल नहीं, क्योंकि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। यूज कितने एटीपी हो गए? 2। कितने एटीपी यूज हो गए? 2। तो नेट गेन कितने एटीपी का आया होगा? 7 एटीपी का। कितने एटीपी का? 7 का। ठीक है। अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड वर्ड यूज नहीं किया, अगर किया है तो NaDH FADH2 को भी कंसिडर करो। नहीं समझ आया पलक? आ गया। अब नेक्स्ट था हमारा अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन? 20। कितने कार्बन? 20। लेकिन अरेकिडोनिक एसिड जो है ना वो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो डबल बॉन्ड का नंबर है 4। कितने डबल बॉन्ड है? 4। तो पहले नॉर्मली सॉल्व करो। अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बने? बोलो। 10। कितने बने? 10। राउंड कितने होंगे? 9। कितने राउंड होंगे? 9 राउंड है, तो NaDH और FADH2 से बने 9 इंटू 5 यानी 45 एटीपी। ठीक है। एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 12 बनेंगे, तो 10 से कितने बनेंगे? 120। 12 इंटू 10 कितने? 120 एटीपी। ये टोटल कितने बने? 45 प्लस 120 कितने बने? 165 एटीपी। पर 2 एटीपी यूज भी हुए, क्योंकि एटीपी से बना AMP, तो 2 एटीपी वहां यूज हुए, तो बचे कितने? 163 एटीपी। पर ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें 4 डबल बॉन्ड है, तो उसके 4 और माइनस करने हैं। ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए तो कितने बचेंगे? 159 एटीपी। यानी अगर कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिया है तो उसमें जितने डबल बॉन्ड है उतना ही माइनस कर दो लास्ट में। आया समझ? बाकी के क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे, अभी आगे टॉपिक पढ़ लेते हैं। टीसीए साइकिल आई है समझ सबको? टीसीए साइकिल के एक राउंड में NaDH कितने बनते? एक राउंड में बताओ। 3। कितने NaDH? 3। FADH2 कितने? 1। GTP पूछू तो 1, ATP पूछू तो 1। अगर 2 राउंड बोलूं, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड तो एसिटाइल कोएंजाइम में भी 2। अगर मैं पूछूं एक ग्लूकोज से
टीसीए साइकिल तक सबस्ट्रेट लेवल पे कितने एटीपी बने? जल्दी बताओ, सोच के बताओ। एक ग्लूकोज से टीसीए साइकिल तक कितने एटीपी बने हैं? पूरा अब तक पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, एक ग्लूकोज से टीसीए साइकिल तक बताओ। इसको एक बार रोक दो, सोचो। देखो मैं तुमसे पूछ रही हूं कि एक ग्लूकोज से, चल जा भाई ना, वाइट ही है, कलर चूज करना होगा। कर रखा है। कर रखा है, खराब हो गया। मैंने देखो क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि एक ग्लूकोज से टीसीए साइकिल तक कितने एटीपी बनेंगे, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2। कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2। और यहाँ पे नेट गेन कितने एटीपी का हुआ था? बोलो। 2 एटीपी का। कितने एटीपी का? 2 एटीपी का नेट गेन हुआ था। उसके बाद 2 पायरुविक एसिड से पायरुवेट ऑक्सीडेशन से हमें मिले थे एसिटाइल कोएंजाइम में। एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने एसिटाइल कोएंजाइम में? 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। अब ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेंगे टीसीए साइकिल में। जब एक एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में जाता है तो वहीं पे कितने एटीपी बनते हैं? 1। कितना एटीपी बनता है? 1 एटीपी बनता है। अभी एसिटाइल कोएंजाइम में कितने हैं? 2। तो कितने एटीपी बने होंगे? 2। कितने एटीपी बने होंगे? 2 एटीपी बने होंगे, ठीक है। तो 2 एटीपी तो तुम्हारे टीसीए साइकिल से हो गए और 2 ग्लाइकोलिसिस से हो गए। तो मतलब टीसीए तक टोटल एटीपी कितने बने होंगे? 4 एटीपी। कितने बने होंगे? 4, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बोला है या पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड बोला है। अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बोला है तो NADH और FADH2 के भी कंसिडर करोगे। अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं बोला तो सिर्फ जो वहीं पे बन रहे हो ना एटीपी वो कंसिडर करोगे, ठीक है। इसका लिखो, हाउ मेनी एटीपी will be produced, how many ATP will be produced by partial oxidation of one molecule of glucose till TCA cycle। अच्छा लिखना है, खुद से लिख लो। अब ग्लूकोज से दोबारा लिख देती हूँ मैं, दोबारा लिख देती हूँ, कोई नहीं, लिखो। बताओ ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं? शुरू में 1 बोला मैंने, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना। अब 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इसको एंटर करना है टीसीए में, ठीक है। 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना। 2 एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेंगे टीसीए में। एक एसिटाइल कोएंजाइम में 1 एटीपी बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे? 2। तो 2 एटीपी तो यहाँ के हो गए, और यहाँ पे नेट गेन कितने का था? 2 एटीपी का। क्लास के पहले और क्लास के बाद तुम कुछ करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर क्लास के टाइम ध्यान से पढ़ लो। हाँ पता है मेरे को, तनिष शरारती है, तुम बहुत शरीफ हो। हाँ, जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बने 2, तो नेट गेन कितने एटीपी का हुआ था? 2 एटीपी का। तो टोटल गेन कितने का हुआ? 4 एटीपी का। इस 4 एटीपी को हम बोलेंगे ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना है। लिख लिया था?
तुम्हें मेरी एक बात एक बार में समझ नहीं आती? मतलब पलक तुम्हें भी पता है कि अगर मैं डांट रही हूँ तो सिर्फ तुम्हें ही डांट रही होंगी, है ना? और सारे शरीफ हैं। डू यू थिंक सो? देखो इसका 146 ही था ना हमारा। ठीक, ये बता दिया था तुम्हें कि 36 और 38 कैसे बने हैं? बताया था 8 और 6। देखो अब यहां से पढ़ना है हमें। हाइड्रोजन एटम रिलीज्ड ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सेल रेस्पिरेशन आर एक्सेप्टेड आइदर बाय एफएडी और बाय एनएडी विच आर इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन। जब भी तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन का इनिशियल एक्सेप्टर कौन है, तो या तो एनएडी होगा या एफएडी होगा। लेकिन अगर पूछे फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन, फाइनली हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन। कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन। पर इनिशियल एक्सेप्टर कौन है? या तो एनएडी या एफएडी। अब अलग अलग स्टेप में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, मान रहे हो ना इस बात को? तो कैसे? ग्लाइकोलिसिस में NADH प्लस H प्लस बना था, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में भी NADH प्लस H प्लस बना, TCA साइकिल में भी NADH प्लस H प्लस बना, FADH2 बना। बन रहे हैं ना हाइड्रोजन हर जगह। उसके बाद TCA साइकिल के बाद क्या पढ़ा हमने? बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे, उसमें भी NADH प्लस H प्लस और FADH2 बना। तो अलग अलग स्टेप में क्या तुम्हें नहीं दिख रहा हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं ना? और उन हाइड्रोजन आयन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? या तो NAD या FAD। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्टेड बाय NAD और FAD is ultimately transferred to molecular oxygen via electron transport system located on inner mitochondrial membrane। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शुरू में तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया NAD और FAD ने, फिर इन हाइड्रोजन को NAD और FAD लास्ट में ऑक्सीजन के पास भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? ऑक्सीजन के पास। लेकिन उस तक भेजने के लिए एक रास्ता है, उस रास्ते का नाम है ETS। ETS होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS क्या है? या ETC बोलो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, या तो ETC बोलो या ETS बोलो। अब ये जो ETS है ना, ये लोकेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2। कितनी होती है? 2। एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ETS कौन सी मेम्ब्रेन पे है? इनर पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ETS कौन सी मेम्ब्रेन पे है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? NCERT लिखती है साइटोसोल में होता है। कहाँ होता है? साइटोसोल में। साइटोसोल और कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म लैकिंग सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, तो NCERT के अकॉर्डिंग ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा? साइटोसोल में। ग्लाइकोलिसिस के बाद के जितने भी स्टेप हैं वो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के पर ETS चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ETS कहाँ चलेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलता है। अब देखो ETS is also called हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स। ETS का और एक नाम है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही तो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं ना। NAD और FAD हाइड्रोजन को किस तक भेज देंगे? ऑक्सीजन तक। तो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट हो रहे, इसीलिए एक और नाम क्या है? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स। The various complex of electron transport system are arranged in the form of increasing redox potential। अब ये जो हमारा ETS है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स होंगे? 5 कॉम्प्लेक्स। मतलब तुम मान के चलो, इसमें पानी पियो गिरती बाहर जाके। कितने मेंबर होंगे? 5 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 5। ETS के कितने मेंबर?
5। उन मेंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये अरेंज्ड है इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल में। अब तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहला वर्ड है रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि वहां रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं हूं, मेरे पास कोई एक चीज थी, ठीक है। अब मैं और कोई एक और इंसान है, हम दोनों किसी एक चीज के लिए कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले वो चीज मेरे पास थी, लेकिन अगर मैं उसके लिए इतनी ज्यादा सुटेबल नहीं हूं और वो इंसान ज्यादा एलिजिबल है उसके लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज उसके पास चली जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जैसे मेरे पास कोई भी चीज थी, उसके लिए अगर मैं उतनी एलिजिबल नहीं हूं, तो वो चीज उसके पास चली जाएगी जिसकी एफिनिटी उसके लिए ज्यादा है। अब शुरू में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किसने किया, NAD या FAD ने, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट इसीलिए किया, कोई चीज मेरे पास थी, शुरू में मैं उसके लिए एलिजिबल थी, इसीलिए वो मेरे पास थी, है ना। NAD और FAD ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, इसीलिए किया क्योंकि उसकी एफिनिटी थी उनके लिए, है ना। लेकिन अब फाइनली हाइड्रोजन किस तक जाएगा, ऑक्सीजन तक। मतलब हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी है, ऑक्सीजन की। सबसे ज्यादा एलिजिबल कौन है, ऑक्सीजन। अब इसको समझते हैं, टोटल कितने कॉम्प्लेक्स ETS में, 5। कितने कॉम्प्लेक्स, 5। मान लो अभी समझा रही हूँ बस, A B C D और E, ये 5 कॉम्प्लेक्स है मान लो। अब मान लो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया A ने, क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि A की एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए। अब जब कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो उसका रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। मतलब A का क्या हुआ होगा, रिडक्शन। क्या हुआ होगा, रिडक्शन। अब A के कंपैरिजन में B की ज्यादा एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो B क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को छीन लेगा A से। अब A ने ये हाइड्रोजन दे दिया B को, किसको दे दिया, B को। क्यों, क्योंकि B की एफिनिटी ज्यादा है A से, तो B ने A से ये हाइड्रोजन छीन लिया। अब B ने हाइड्रोजन लिया तो B का हो गया रिडक्शन। B का क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन जो हाइड्रोजन डोनेट करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब तुम्हें नहीं दिख रहा, A का रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी, तो इसको हम बोलेंगे A का रिडॉक्स पोटेंशियल। A का क्या बोलेंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल। अब आगे B के पास आओ, अब B के पास क्या, हाइड्रोजन। B के कंपैरिजन में C की एफिनिटी ज्यादा है, C की एफिनिटी ज्यादा है, तो B हाइड्रोजन किसको दे देगा, C को। अब B का हो गया रिडक्शन। B का क्या हो गया, क्योंकि उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, सॉरी C का हो गया रिडक्शन और B का हो गया, ये होगा B का रिडॉक्स पोटेंशियल। फिर आगे C का रिडॉक्स पोटेंशियल, फिर C दे देगा हाइड्रोजन D को और D दे देगा हाइड्रोजन E को। तो तुम बताओ रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, E का। किसका है सबसे ज्यादा, अब यहाँ पे बैठा हुआ है ऑक्सीजन, मतलब सबसे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल किसका है, ऑक्सीजन का। E किसी को नहीं देगा, E के पास क्या है, ऑक्सीजन, और हम पीछे से क्या ला रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर। क्या बना देंगे, वाटर। फाइनली हमें वाटर मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल का है या डिक्रीजिंग का, सबसे ज्यादा इसका है ना। हम वो नहीं बोल रहे, हम पोटेंशियल बोल रहे हैं सिर्फ। हम पोटेंशियल के टर्म में मेजर कर रहे हैं कि उसकी लेने की पावर कितनी है, एफिनिटी की टर्म में, ठीक है। और रेडॉक्स वर्ड मैंने तुम्हें समझाया है कि इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी, इसीलिए हमने रेडॉक्स पोटेंशियल बोल दिया, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ये कॉम्प्लेक्सेस हैं ETS के। ETS में कितने कॉम्प्लेक्स, 5, और पांचों कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड है इन इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। कैसे अरेंज्ड है, इन इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल, जहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है, E का। और E कौन है एक्चुअल में, ऑक्सीजन है। आई ये बात समझ। ETS में कितने कॉम्प्लेक्स, 5। The various complexes of ETS are arranged in the form of increasing redox potential
दैट इज ईच कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज फर्स्ट रिड्यूस्ड। पहले वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों होगा रिड्यूस, क्योंकि उसने क्या एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, और फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपने हाइड्रोजन को अपने नियर बाय कंपोनेंट को ट्रांसफर करके, ठीक है। एंड एफिनिटी फॉर एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन एटम इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आगे जाएंगे हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की एफिनिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ईटीएस आर नेम्ड एज। अब ईटीएस के जो पांचों कॉम्प्लेक्स है उनके नाम देखेंगे। इस डायग्राम में हम बस ईटीएस के 4 कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, 5वां कॉम्प्लेक्स अलग से पढ़ना होता है। तो 4 कॉम्प्लेक्स के नाम देखो। पहले जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या है, पहला क्या था, NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या है, ये साइटोक्रोम तुम पहली बार नहीं सुन रहे, बायोमोलिक्यूल्स में भी आया था ये वर्ड, ठीक है। तो तीसरा क्या है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, BC1। फोर्थ है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। फोर्थ क्या है, ये नाम तुम सुना हुआ है, ये वाला नाम भी बायोमोलिक्यूल्स में। तो चारों कॉम्प्लेक्स के नाम बोलो एक बार। हाँ, पहले साइटोक्रोम BC1, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फिर क्या आएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब all the 4 complexes contains iron except complex 4 which also contains copper in addition to iron। जो चारों के चारों कॉम्प्लेक्स है ना उनमें आयरन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आयरन का सिंबल Fe। तो चारों कॉम्प्लेक्स में आयरन होगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसमें आयरन के साथ साथ प्रेजेंट होगा कॉपर, ठीक है। आयरन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर, ठीक है। कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। क्या है, Cu। तो चारों कॉम्प्लेक्स में आयरन तो है, लेकिन फोर्थ में आयरन के साथ साथ कॉपर भी है, ठीक है। इन एडिशन टू मेन कॉम्प्लेक्सेस टू मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन और COQ दैट इज कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C आर प्रेजेंट। अब ये जो ETS है ना, इस ETS में ये 4 मेन कॉम्प्लेक्स तो हमने देख लिए। 5वां कॉम्प्लेक्स होता है F0 F1, वो बाद में पढ़ेंगे। ये 4 कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ETS में प्रेजेंट होंगे 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कितने हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, 2। कितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, 2। पहला है COQ। पहला क्या है, CO मतलब कोएंजाइम और Q मतलब Q, ठीक है। तो पहला है कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q का एक और नाम है यूबिक्विनोन। क्या एक और नाम, यूबिक्विनोन। दूसरा जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो है साइटोक्रोम C। दूसरा क्या है, साइटोक्रोम C, ठीक है। तो 4 कॉम्प्लेक्स हो गए। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरा है साइटोक्रोम BC1, तीसरा क्या है, साइटोक्रोम BC1, और फोर्थ है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सब में आयरन होगा, पर फोर्थ में आयरन के साथ साथ कॉपर भी होगा, ठीक है। अब ये 4 कॉम्प्लेक्स तो हैं ETS में, उसके साथ साथ 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर और हैं जो हैं साइटोक्रोम C और COQ, कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन, ठीक है। साइटोक्रोम C, हाँ, साइटोक्रोम C मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। पोज करो भावना। देखो, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल बने पायरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल बने पायरुवेट के, ठीक है। अब वहां पे जब ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन रहे थे तो हाइड्रोजन निकला था, है ना। हाइड्रोजन निकला था तो हमें NADH प्लस H प्लस के कितने मॉलिक्यूल मिले थे, 2। कितने मॉलिक्यूल मिले थे, 2। अब वो 2 मॉलिक्यूल एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो ग्लूकोज था ना, और ग्लूकोज से जब बन रहा था पायरुवेट तो बीच में काफी सारे इंटरमीडिएट बने थे, 10 स्टेप थे टोटल।
अब वो जो इंटरमीडिएट थे उसमें से कोई भी मान लो बीच में एक बी इंटरमीडिएट था, ठीक है, जैसे PgAl था, है ना, मान लो कोई भी एक इंटरमीडिएट था, उसका नाम मैंने बी दे दिया। अब उससे निकले होंगे हाइड्रोजन, क्या निकला होगा उससे? हाइड्रोजन, मतलब उसका हुआ होगा डीहाइड्रोजनेशन। उसका क्या हुआ होगा? डीहाइड्रोजनेशन हुआ होगा। अब क्या इस H2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 2H लिख सकती हूँ ना? H2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into H, पर सारे मॉलिक्यूल बीच में क्या थे? दो दो थे, है ना, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? 2H into 2। क्या लिखा है? 2H into 2। तो ये जो इधर मैंने हाइड्रोजन लिखे हैं ना, ये कौन से लिखे हैं? जो बीच में किसी इंटरमीडिएट से आए थे, उससे निकले थे, ठीक है, उसका डीहाइड्रोजनेशन हुआ था तब निकले थे। तो एक H2 मतलब 2H, और हर चीज दो दो बन रही थी, तो 2H into 2। अब उसके बाद दो पायरुवेट से जब दो एसिटाइल कोएंजाइम में बने थे तब भी निकले थे 2H into 2, यानी दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकले थे। फिर एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर किया था कौन सी साइकिल में? TCA साइकिल में। कौन सी साइकिल में एंटर किया? TCA साइकिल में। अब TCA साइकिल में कितनी जगह पे NADH बना था? 3 जगह। कितनी जगह पे? 3 जगह पे, पर ये दो एसिटाइल कोएंजाइम में है तो इसीलिए हमने सबको इंटू 2 किया है। समझ आई ये बात? अब चाहे ये हाइड्रोजन हो चाहे ये हाइड्रोजन हो, इन सब हाइड्रोजन को या तो एक्सेप्ट कर रहा था NAD, या तो एक्सेप्ट कर रहा था NAD, या एक्सेप्ट कर रहा था FAD। यही हो रहा था ना, इन हाइड्रोजन को या तो NAD एक्सेप्ट कर रहा था या FAD, जिसकी वजह से यहाँ NADH बना, यहाँ भी NADH बना, और यहाँ NADH और FADH2 दोनों बने थे। ठीक है, ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब ये हमारा ETS है। ETS में कितने कॉम्प्लेक्स हैं टोटल? 5। कितने हैं? 5। पर इस डायग्राम में हमने 4 कॉम्प्लेक्स दिखाए हैं, 5वां कल पढ़ेंगे। अब फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो है NADFNFES। पहला क्या है? NADFMNFES। पहला जो कॉम्प्लेक्स था उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ क्या था? पहले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज है पहले कॉम्प्लेक्स का नाम। लिखेंगे कैसे इसको? NADFMNFES। Fe मतलब आयरन, तो सारे कॉम्प्लेक्स में आयरन है, बस लास्ट वाले में आयरन के साथ साथ है कॉपर भी है। तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या है? NADFMNFES। ठीक है, अब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसके बाद प्रेजेंट होगा UQ या COQ। UQ क्या था? यूबीक्विनोन। COQ क्या है? कोएंजाइम Q। ये है हमारा मोबाइल कैरियर। ये क्या है? मोबाइल कैरियर। मोबाइल कैरियर किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका मोबाइल कैरियर? अब जैसे तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास कितने H है? 2। कितने H है? 2। अगर मैं यहाँ लिख दूं 2H पॉजिटिव, मतलब तुमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इससे? 2 निकाल लिए ना। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए? 2। तो साथ में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। तो उन इलेक्ट्रॉन का जो कैरियर है वो कौन है? UQ या COQ। ये पहला मोबाइल कैरियर है। UQ मतलब यूबिक्विनोन, COQ मतलब कोएंजाइम Q। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स क्या है? NADFMNFES। नाम क्या है उसका? NADH डिहाइड्रोजिनेज। आगे मोबाइल कैरियर आ गया। थर्ड जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, अब पहले सेकंड नहीं, फर्स्ट के बाद डायरेक्ट कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा? थर्ड। फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स। थर्ड कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम यही था, है ना, साइटोक्रोम BC1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बाद आएगा मोबाइल कैरियर, जो कि है साइटोक्रोम C। ये भी क्या है? मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C। अब साइटोक्रोम C के बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कौन सा आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसको लिखेंगे साइटोक्रोम AA3। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को क्या लिखेंगे? साइटोक्रोम AA3। ठीक है, उसके बाद यहां से हाइड्रोजन, यहां हमें ट्रांसपोर्ट क्या करना है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के हमारे पास 2 रूट है। कितने रूट है? 2।
ये है हमारा रूट नंबर 1। रूट नंबर 1 में बस आता है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो रूट नंबर 1 में कितने कॉम्प्लेक्स आएंगे? 4। कितने कॉम्प्लेक्स? 4। रूट नंबर 2 में भी 4 ही कॉम्प्लेक्स आते हैं, बस रूट नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टीसीए साइकिल से या तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा था NAD या एक्सेप्ट कर रहा था FAD। अगर टीसीए साइकिल से FAD ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए हैं तो कौन सा रूट चलेगा? रूट 2। कौन सा रूट चलेगा? रूट 2। और रूट 2 में हमारा जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर 2? कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम बताओ। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो टीसीए साइकिल से अगर हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए NAD ने तो कौन सा रूट? रूट 1। रूट 1 में कौन से कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और कॉम्प्लेक्स नंबर 5। पर अगर FAD ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब बताओ, जो रूट 1 और रूट 2 है वो कौन सी जगह पे मिल रहे हैं? UQ पे। कहाँ पे मिल रहे हैं? UQ पे। मतलब बस ये डिफरेंस होगा, बाकी आगे दोनों रूट सेम है, ठीक है। तो रूट 1 और रूट 2 कहाँ मिल रहे हैं? यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्यू मोबाइल कैरियर पे, ठीक है। और जो हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसको हम लिखते हैं FADFES। क्या लिखते हैं? अब ये जो सारे कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड है ये कैसे अरेंज्ड है? इन इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल में, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी? हाइड्रोजन के लिए? ऑक्सीजन की। वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगी? H2O। अब यहाँ पे देखो, अगर इस रूट से हम जा रहे हैं, इस रूट से जाने पर तुम्हें कितनी जगह ATP बनते दिखाई दे रहे हैं? 3 जगह। और एक NADH कितने ATP बनाता है? 3। कितने ATP बनाता है? 3। अब FADH2 वाला रूट लो, तब बताओ कितने ATP बनेंगे? क्योंकि ये वाला तो बनेगा नहीं। कितने ATP बनेंगे? 2। और FADH2 कितने ATP बनाता है? 2। ये इसका रियल रीजन नहीं है, बस यहाँ से दिखा रही हूँ, ठीक है। रियल रीजन आगे समझेंगे कैसे 2 बनते हैं और कैसे 3, ठीक है। यह है समझ। कितने कॉम्प्लेक्स है टोटल? 5। यहाँ कितने देखे? बस 4 देखे। कर दो पोज, पोज कर दो।